नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे जिसका नाम है सेट। सबसे पहले सेट को डिफाइन करते हैं। ये क्लास 11th का चैप्टर है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे और इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखेंगे अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट is called the set। यहाँ दो वर्ड यूज हुए, एक वर्ड आपके सामने आ रहा है वेल डिफाइंड और दूसरा वर्ड आ रहा है वेल डिफाइंड कलेक्शन और दूसरा वर्ड आपके सामने आ रहा है ऑब्जेक्ट। यहाँ जो सेट है, सेट में जो आपका कलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आप कभी कभी इसमें गलती से एक ऐसी डेफिनेशन भी आप क्रिएट कर देते हैं, अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट नहीं कहेंगे, हम लोग बोलेंगे अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड द सेट। क्या डिफरेंस है दोनों में? जैसे क्लास में कहा जाए कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, अब देखिए सेट की बात करें, अ कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, हम लोग गुड स्टूडेंट ऑफ अ क्लास की बात करें। एक क्लास में गुड स्टूडेंट का कलेक्शन अगर लेना हो तो क्या ये सेट होगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि अच्छे बच्चे क्लास के बाहर आ जाएं तो फिर क्लास में कौन रहना चाहेगा। इसका मतलब है कि जो हमारा कलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को अगर वेल डिफाइन करेंगे फिर वो सेट नहीं होगा। अच्छा, सेट को हम लोग जो नोटेशन देते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई इस तरह से हम लोग सेट को नोटेशन देते हैं और इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे a इज इक्वल टू ए स्मॉल बी स्मॉल सी एक्स वाई जेड, इस तरह के जो छोटे एलिमेंट होते हैं जो हम लोग इनको स्मॉल लेटर से नोटेशन देते हैं, इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट या इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट हमेशा जो नोटेशन दिया जाता है वो कैपिटल लेटर से एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये सब हमेशा नोटेशन होंगे और इनके जो एलिमेंट हैं इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए या इसी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए। सेट ए के ऑब्जेक्ट हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि इनके क्या है इनके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट बात देखी होगी, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर बोलते हैं तो यहाँ आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। हमेशा जो आपका कलेक्शन होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन को हमेशा वेल डिफाइन करेंगे कहीं पर भी, जैसे क्वालिटी के बेसिस पर अगर हम लोग इसी एग्जांपल को हम लोग चेंज करना चाहें, अगर ऐसा कर दें कि दोज स्टूडेंट हु हैव 60% मार्क्स इन प्रीवियस क्लास, अगर इस तरह से कर देंगे तो जैसे ही हम लोगों ने मार्क्स लिख दिया, मार्क्स मतलब आपने उसकी किसकी बात कर दी है, कलेक्शन को वेल डिफाइन कर दिया। अब वही बच्चे बाहर आएंगे जिनके मार्क्स 60% से ज्यादा हैं, तो हमारा जो कलेक्शन हो गया वो क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। अच्छा, अब अगर इसको हमको क्या करना, अब अगर हमको इसको नोटेशन देना हो तो नोटेशन अगर इसकी बात करें, हम लोग इसमें नोटेशन की अगर बात करें तो इसको हम लोग जो नोटेशन देंगे वो इस तरह से देते हैं। दो चीजें इसमें होती है नोटेशन में। पहला जो फॉर्म आपके पास आता है वो होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ आपने लिखा सेट ए लिख दिया और यहाँ पर आपने जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो आपने लिख दिया। जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपने एलिमेंट लिख दिया। या यहाँ पर आपने कुछ भी लिख दिया, a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, इस तरह से लिख दिया। तो ये सब जो है इस तरह के फॉर्म को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म या इसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। जब एक जितने एलिमेंट हैं वो सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखे होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं टेबुलर फॉर्म या उसी को बोल देते हैं रोस्टर फॉर्म। और अगर हम लोग इसी को बात करें क्वालिटी के बेसिस पर तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या मतलब इसका, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे। अब इसी एग्जांपल को अगर आपको लिखना हो तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, पहला काम। और सेट जस्ट लिखेंगे x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को कई तरीके से लिख सकते हैं। इसी को x सच दैट x बिलोंगिंग नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ जो आप लिखेंगे वो एक नंबर लिखेंगे और यहाँ जो आप लिख रहे हैं उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में लिख रहे हैं। अब यहाँ आपको सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपने क्या किया, केवल आपने बता दिया कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कम है, वो 7 से कम है और 1 से ज्यादा है। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग कर रहा है तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 therefore x belonging नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7, तो हम लोग कह देंगे कि हमारा जो फॉर्म है कैसा हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया है। और भी हमारे जो आप क्वालिटी का, जैसे यहाँ पर आप कहते हैं वोवेल्स, यहाँ आप a इज इक्वल टू, यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट जो x बिलोंग कर रहा है, x आर द वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट, जो आपके पास अल्फाबेट है ABCD, उसमें जो वोवेल्स हैं कौन कौन से हैं वोवेल्स, A E I O U लिखिए या डायरेक्ट आपने केवल ये लिख दिया। तो जब हम लोग क्वालिटी के बेसिस पर जो है सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और जब हम लोग टेबुलर फॉर्म, जब पूरे नंबर्स लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जितने एलिमेंट होते हैं वो सब लिखे जाते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ हम लोग जब लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी। यहां देखिएगा एक नई डेफिनेशन, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एनी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट of a set is called the cardinality of set। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। क्या मतलब है इसका, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कोई भी एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इस तरह से और जितने भी नंबर हैं यहाँ, तो आपके पास ऐसा लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 7 गैप है जिसका मतलब हो जाएगा 9। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट। उस नंबर की जो कार्डिनलिटी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात हो जाएगी यहाँ से कि अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहें कि कोई भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, उसी बेसिस पर आप नया सेट लिख देंगे। यहाँ फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, या ऐसा भी कार्डिनलिटी के बेसिस पर जो हम लोग कह सकते हैं इफ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट आर फाइनाइट then it is finite set। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर उसको आप काउंट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
फाइनाइट सेट हो जाएगा। अदरवाइज जो सेट आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर आप उसकी कार्डिनलिटी को नहीं लिख पाएंगे, अगर नहीं लिख पाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ इनफाइनाइट जैसे आप लेते हैं सेट ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब हम लोग इनफाइनाइट की बात करेंगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जब आप लिखते हैं तो कितने उसमें होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब जो होते हैं इनकी जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। सेट हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट then it is called the finite set, and if the number of elements have infinite then set is called the infinite set। तो number of element पर ही डिपेंड होते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, इसी पर डिपेंड होते हैं, इसी से आप लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे ऐसे इसी पर। सबसे बड़ी बात होती है सबसेट की। सबसेट क्या होता है, सबसेट में लेट A and B any two sets, then A is called the subset of B if all elements of A belong to B। यहां ऐसा कर सकते हैं, it is denoted by A is सबसेट ऑफ B। यहां देखिए इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे और यहां पढ़ेंगे, इसको हम लोग यहां पढ़ेंगे A is सबसेट ऑफ B। A is सबसेट ऑफ B। यहां ऐसा भी लिख सकते हैं A is सबसेट ऑफ B, कहीं कहीं आपको A is सबसेट ऑफ B इस तरह से भी मिलता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे A is सबसेट ऑफ B, ये भी A is सबसेट ऑफ B है। मींस A के जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो B में है तो हम कह देंगे कि A is द सबसेट ऑफ B। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ जैसे दिया गया है 1 2 3 4 5 6, यहाँ ऐसे दिया गया और यहाँ हम लोगों ने इसको सेट A मान लिया है। A is equal to 1 2 3 4 5 और B is equal to यहाँ हम लोगों ने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यह हम लोगों ने मान लिया। अब यहाँ जो आपके पास मिल जाएगा A is सबसेट ऑफ B, A के जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर B में है तो इसका मतलब हो जाएगा कि A is सबसेट ऑफ B। मींस इफ a set A है all element belonging to B then A is subset of B। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम लोग। ऐसे ही बात करेंगे इसी में इम्पटी सेट। एक सेट आपके सामने आता है जिसका नाम है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है, इम्पटी सेट का मतलब होता है इफ अ सेट, इसी के कई सारे नाम हैं, इम्पटी सेट के कई सारे नाम हैं। इम्पटी सेट या इसी को बोलते हैं वॉइड सेट या इसी को बोलते हैं नल सेट, इन्हीं के नाम नल सेट भी इसी का नाम, इम्पटी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, सेट है नो एलिमेंट, तो फिर ये सेट कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपने कहा है, आपने सेट में कहा है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है आप यहां कह सकते हैं अ सेट है नो एलिमेंट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट, देन कॉल द इम्पटी सेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उसमें एलिमेंट ही नहीं होगा तो इम्पटी कैसे होगा, तो इसको हम लोग यहाँ नोटेशन दे रहे हैं। मान लीजिए इसको हम लोग नोटेशन देते हैं 5 से, 5 इज इक्वल टू, यहाँ कोई भी इसको हम लोग जो नोटेशन देंगे वो इस तरह से करली ब्रैकेट इस तरह से खाली रहेगा, यहाँ इसको इस तरह से लिखेंगे, या डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग 5 से ही नोटेशन दे देते हैं। A इज इक्वल टू, यहाँ इस तरह से अगर खाली मिल जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि ये क्या हो गया है, ये इम्पटी सेट है।
जैसे अगर हम लोग बात करें कि क्लास 9th में कोई बच्चा है और उससे हम लोग बात करें डिफरेंशिएशन की, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब मैं बोलूं कि बताइए क्लास 8th में कितने बच्चों ने डिफरेंशिएशन के बारे में सुना है, तो कितने बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है। तो आपने सेट तो बनाया है लेकिन उसमें आने के लिए कोई तैयार नहीं। कलेक्शन ऑफ आर कोई भी क्लास है उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये क्लास है 10th A की, और उसमें हम लोग बात करें कि बीएससी के बच्चे जितने वो खड़े हो जाए, तो जब क्लास 10th की क्लास है तो उसमें बीएससी के स्टूडेंट नहीं होंगे। इसका मतलब वहां जो सेट मिलेगा आपको वो कैसा सेट मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। इसी को वॉइड सेट भी बोलते हैं और इसी को नल सेट भी बोलते हैं। मीन्स वो सेट तो है लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट आने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसी कंडीशन में उस सेट को हम लोग बोलते हैं नल सेट। और नल सेट से यहाँ एम्प्टी सेट जो होता है, उसके बाद हम लोग सबसेट की बात की कि A इज द सबसेट ऑफ B इफ A है ऑल एलिमेंट ऑफ A जो है वो B से बिलोंग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे हम लोग आगे सुपरसेट। सुपरसेट प्रॉपर सेट के बाद इसके बाद हम लोग बोलेंगे सुपरसेट। सुपरसेट का मतलब होता है कि कोई भी लेट, यहां देखिएगा, लेट A एंड B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन A is called the superset. A is called the superset of B. If देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात देखने चलो भाई, इसके अंदर बात होगी यहाँ पर। If cardinality of A less than cardinality of B, अगर A के जो एलिमेंट है वो कम है किससे, B से, तो उसको हम लोग बोल देंगे सुपरसेट बोल देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग लिख सकते हैं और इसको हम लोग नोटेशन देते हैं A इज सुपरसेट ऑफ B। ध्यान से देखिएगा यहाँ सुपरसेट जैसे ही कह रहा है, आप जब यहाँ लिखते थे इसके पहले, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने लिखा था किसके लिए, सबसेट के लिए, तो वहां आप लिखते थे A इज सबसेट ऑफ B। यहाँ जो साइन लगता था ये किसका होता था, ये सबसेट का होता था, और यहाँ जो ये साइन लग रहा है इसको हम लोग बोलेंगे सुपरसेट बोलेंगे। A इज सुपरसेट मतलब यहाँ दोनों के एलिमेंट इक्वल हो सकते थे। क्या मतलब है, दोनों में डिफरेंस देखिएगा, A इज इक्वल टू 1 3 5 8, A इज इक्वल टू 1 3 5 8 आपने लिख दिया, और यहां आपने लिख दिया B इज इक्वल टू 1 3 5 8। यहां दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, यहां हम लोग कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, आल्सो B इज सबसेट ऑफ A। यहां दोनों बातें सही हैं, कहां पर, यहां पर सबसेट के लिए। लेकिन जब आप सुपरसेट की बात करेंगे तो चाहे एक ही एलिमेंट A में कम हो, लेकिन एलिमेंट कम होगा ही होगा। मींस यहां अगर ऐसा होगा तो यहां 1 2 3 5 लिखा, और यहां पर आप B इज इक्वल टू लिख रहे हैं 1 3 2 5, और एक एलिमेंट आपने यहाँ 10 बढ़ा दिया। जैसे इसकी कार्डिनलिटी, यहाँ कार्डिनलिटी 5 है और यहाँ कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है। जैसे ही एक एलिमेंट इसमें ज्यादा होगा वैसे ही हम कह देंगे कि ये इसका क्या, सुपरसेट। मतलब यहाँ आप लिखेंगे A इज सुपरसेट ऑफ B। और इंपॉर्टेंट बात इसी में एक और लगती हुई चल रही है, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, हम लोग अगर रिवर्सिबल पढ़ें, क्या रिवर्सिबल पढ़ें, हम लोग अगर B की बात करें, यहाँ अगर हम लोग पहले B को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं B इज प्रॉपर सबसेट, B इज प्रॉपर सेट ऑफ B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका, A का। मतलब यहां आप सुपरसेट की जब बात करेंगे तो पहले छोटे वाले की बात करेंगे, A इज सुपरसेट ऑफ B, और यहां अगर B को पहले करेंगे तो यहां आपके पास हो जाएगा B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ऐसा कह सकते हैं, यहां हम लोग कह सकते हैं कि लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं, और जब बड़े वाले का नाम लेंगे तो कहेंगे कि B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, मतलब राम A के बड़े भाई हैं। दोनों में बस देखो समझिएगा, यहाँ आपने लिखा है सब सुपरसेट और यहाँ लिखा है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में यहाँ सुपरसेट में जब A पहले लिखेंगे
छोटा वाला पहले लिखेंगे तो सुपर सेट नाम लेंगे, और जब बड़े वाले की बात करेंगे B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, लिखा एक ही तरीके जाएगा, बस समझने वाली बात है। और यहाँ जो आपके पास जो हम लोगों ने बात की थी, ये जो बात हो रही है ये किसकी बात हो रही है, ये सबसेट की बात हो रही है। सबसेट में दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो सकती है, लेकिन सुपर सेट में दोनों की कार्डिनलिटी डिफरेंट होगी। ये आपके पास हो गई है सुपर सेट और प्रॉपर सेट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब होता है इफ two sets have same element, if A and B are two non-empty set, दो non-empty set, then A and B are called the A and B are called the equal set. Equal set. If A and B have same element means if example देखिए, if A is equal to 1 3 5 7 1 3 5 7 11 और यहाँ B भी हो जाए आपके पास 3 1 5 11 7, आप देख रहे हैं यहाँ A इज इक्वल टू B, दोनों दो है इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ और हम लोग कह देंगे कि बोथ आर द इक्वल सेट। कोई भी सेट है, उस सेट में जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर कोई जरूरी नहीं कि वो ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग में हो या सीक्वेंस में, कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी भी सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 लिखिए, चाहे यहाँ पर A इज इक्वल टू 2 3 4 1 लिखिए, हमेशा कोई भी एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। अगर यहीं पर आप दो बार 1 1 लिख देते हैं तो इसका मतलब फिर ये सेट नहीं होगा, और सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ इक्वल सेट हो जाएगा। इक्वल सेट क्या होगा, इफ टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट देन कॉल द इक्वल सेट, और साथ ही साथ एक और नाम लिखते हुए चलते हैं इक्विवेलेंट सेट। एक और नाम लिखते हैं हम लोग यहीं पर, जिसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, if two sets have same cardinality then call the equivalent set। जब हम लोग यहाँ पर if two sets have the same cardinality, यहाँ let A and B are any two sets, then A and B are equivalents if cardinality of A is equal to cardinality of B, दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो। मतलब यहाँ अगर आपके पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और यहाँ पर B इज इक्वल टू है मान लीजिए जैसे X Y Z W, तो यहाँ दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, यहाँ हम लोगों के पास कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 4, देन बोथ आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट। इक्वल सेट में उनके एलिमेंट भी सेम होंगे और इक्विवेलेंट सेट में दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ये डिफरेंस दोनों में इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में। इसके शॉर्ट ले लीजिए, आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सेट या ऐसा लिखिए पावर सेट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पावर सेट क्या होता है, लेट A is any non-empty set, A is non-empty set, then P of A is called the power set of
collection of if the collection of all subset of a set A। क्या मतलब है इसका? यहां इसका मतलब हो जाएगा, एग्जांपल देखिए, A इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यहां आपके पास एक सेट है। देन A पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां आपको एक सेट मिल जाएगा x, एक x मिल जाएगा, दूसरा आपके पास y मिल जाएगा, तीसरा आपके पास z मिल जाएगा, नेक्स्ट मिल जाएगा xy, नेक्स्ट मिल जाएगा yz, नेक्स्ट मिल जाएगा zx और अगला आपको मिल जाएगा xyz। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। यहां देखिए 3 ये हो गए, 3 3 6 हो गए और एक ये हो गया और एक आपके पास मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे 5। तो यहाँ 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, जितने यहाँ एलिमेंट होंगे उन सब के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सेट्स हैं, उनको हम लोग बोलेंगे पावर सेट। ये पावर सेट हो गया। और अगर इसके कार्डिनलिटी की बात की जाए, यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए ये हमेशा होता है 2 पावर n, जहां n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितने आप चाहे उतने निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ कितने एलिमेंट हैं, यहाँ 3 एलिमेंट हैं, यहाँ आपके पास हो जाएगा 2 पावर 3 और दैट इज आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर किसी भी जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 5, इट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट। आगे हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ जितने भी सेट दिए गए हैं उन सब को उसके अंदर कंपाइल करने के लिए जो सेट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। सबसे बड़ा जो सेट होता है यूनिवर्सल होता है, उसी के अंदर सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं कि कोई भी एक सेट है 1 2 3 4 5 यहाँ आपके पास है, दूसरा सेट यहाँ पर B है, यहाँ मान लीजिए 5 6 7 8 9 है और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा C इज इक्वल टू ऐसे 8 9 10 है। तो यहाँ हम लोग यूनिवर्सल सेट जब लेंगे तो सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 से लेकर के 10 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किस में आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। जितने भी सेट हैं उसी के अंदर आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को कैसे पढ़ना है, सेट की क्वालिटी क्या होगी, यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होगा, उसके बाद हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम्स पढ़ेंगे, यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। इन सब को नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के साथ हम लोग सेट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वेन डायग्राम।